Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you are watching Shriram Science YouTube channel. So prelims is just around 15 to 17 days and ऐसे में जो प्रिलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड ऐसे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग योर प्रिलिम्स इज गवर्नमेंट स्कीम्स। और ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम कोशिश करेंगे कि लास्ट 1 ईयर में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में रही है उसको आसानी से समझ लें। सो ये 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है जो भी न्यूज़ में रहा है उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए जो प्रिलिम्स में गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो अब थोड़े से डीप हो गए हैं। पहले क्या होता था कि मिनिस्ट्री के बारे में हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया, इतना पूछा जाता था। बट जैसे जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, एनहांस हो रहा है, हम गवर्नमेंट स्कीम्स की इंपॉर्टेंस में भी वो जो लेवल है, जो डिफिकल्टी ऑफ लेवल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। आज की डेट में सिर्फ मिनिस्ट्री और फाइनेंशियल ईयर ये नहीं पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर उस स्कीम की कोई बेनिफिशरीज है, बेनिफिशरीज के बारे में पूछा जा रहा है, कोई कंपोनेंट्स है तो उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। अगर हम मेंस में चले जाएं तो मेंस में उस स्कीम की एनालिसिस भी आती है। बट ये जो डिस्कशन होने वाला है ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा, तो हम स्कीम के बारे में सब कुछ समझेंगे, उसका एनालिसिस पार्ट बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे कि उसकी अचीवमेंट क्या है क्या नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये क्लास का टोन रहने वाला है। फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो क्लासेस रहेगी ऐसे रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो गवर्नमेंट स्कीम है वो क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स में रहा था, उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। सो जो फर्स्ट स्कीम है वो क्यों है, सेंटर अप्रूव्स 2817 करोड़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो कौन सी स्कीम के बारे में बात करी गई है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो पहली स्कीम जो है हमारी, जो फर्स्ट स्कीम है वो कौन सी है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। अब आप सबको पता है कि इसका नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। दैट मीन्स एग्रीकल्चर में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको डिजिटली कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, यही इस स्कीम की ऑब्जेक्टिव है। डिजिटल एग्रीकल्चर एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहां पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के थ्रू, सो दैट जो भी इश्यूज, जो भी इरेगुलरिटीज है एग्रीकल्चर में उसे रिजॉल्व किया जा सके। अब देखिए ये तो आपसे ये स्टेटमेंट आएगा तो आप बड़े आसानी से क्रैक डाउन कर सकते हो कि हाँ यार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, सो डिजिटली जो है वो एग्रीकल्चर को रिजॉल्व किया जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इस स्कीम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो? पहला है आपका एग्री स्टैक, तीसरा आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड लास्ट जो कंपोनेंट है वो है आपका सॉइल प्रोफाइल मैप्स। तो ये आ सकता है कि रिसेंटली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन वाज इन न्यूज एंड आपको इस तरह कंपोनेंट्स में क्वेश्चन दे देगा, इसमें कोई कंपोनेंट देगा, कोई नहीं देगा, या तीनों दे देगा। तो इस वजह से आपको जानना जरूरी है। 5 सालों के लिए स्कीम इंप्लीमेंट करी गई है, 2021 से लेकर 2025-2026 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। जो प्रोबेबल पोर्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने इसमें इंटैग किया हुआ है। अब थोड़ा सा जो मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए उसके बारे में भी जान लीजिए। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बट इतना जानना है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस कंपोनेंट के बारे में भी कुछ दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। सो पहला कंपोनेंट है, द फर्स्ट कंपोनेंट इज एग्री स्टैक। अब अगर हम एग्री स्टैक की बात करें तो ये एक तरीके की पब्लिक गुड लाइक आधार है, ठीक है। एक आइडेंटिटी जो है ना वो डिजिटल आइडेंटिटी की तरह है, सो दैट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को, चाहे हम स्कीम्स की बात कर लें, चाहे हम और दूसरे सर्विसेज की बात कर लें, वो एफिशिएंट तरीके से फार्मर के पास चली जाए। वो कौन करेगा? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में एग्री स्टैक। अब इसमें जो है आपके 3 डेटाबेसेस है, वो भी याद रख लीजिए। जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स, फार्मर रजिस्ट्री एंड क्रॉप होम रजिस्ट्री। फर्स्ट कंपोनेंट डन एंड डस्टेड। सेकंड है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब सपोज करिए आपको एग्जामिनेशन में नहीं आता है, आपको समझ में आ रहा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन कब लिया जाता है? व्हेन यू हैव डेटा, व्हेन यू हैव समथिंग, ठीक है, जिसको आप एनालाइज करोगे। तो इसी तरीके से ये जो कंपोनेंट है ये जियोस्पेशियल और नॉन जियोस्पेशियल जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है, चाहे हम सैटेलाइट की बात कर लें, चाहे हम वेदर की बात कर लें, सॉइल की बात कर लें, क्रॉप्स की बात कर लें एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लें। तो जब ये डेटा रहेंगे तभी तो जो है वो डिसीजन लिया जाएगा ना। तो ये जो आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो क्या करता है? वो यही आपके जियोस्पेशियल और नॉन जियोस्पेशियल दोनों डेटा प्रोवाइड करता है। ये भी जान लीजिए कि इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। जियोस्पेशियल का मतलब क्या है कि अर्थ में जो लोकेशन है उसे कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर ट्रैक किया जा रहा है तो वो हो गया आपका जियोस्पेशियल डेटा। एंड नॉन जियोस्पेशियल डेटा क्या है? जहां पर कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सपोज करिए मैं आज की डेट में क्लासरूम से, ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये जो क्लासरूम है, यहां पर मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो ये जो मेरी लोकेशन है,
ठीक है, ये जो मेरी लोकेशन है वो वेयर है, तो वो वेयर कहां से पता चलेगा? जियो स्पेशल डेटा से पता चलेगा। अब यहां पे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो क्या पढ़ा रहा हूं? वो मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ा रहा हूं। वो क्या है? वो आपका नॉन जियो स्पेशल डेटा हो गया। क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसपे एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट मेरी कोशिश ये है कि जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो आपको समझाता जाऊं, तो ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। थर्ड कंपोनेंट क्या है? सॉइल रिसोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली बात है, सॉइल की मैपिंग की बात की जा रही है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स और ग्राउंड डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन फार्मर्स को दी जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि उससे जो एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग है बेस्ड ऑन दी सॉइल्स कंडीशन, उस बेसिस पर सारी चीजें जो है, सारे एफर्ट जो है वो प्लान किए जाएंगे। तो ये हो गया आपके तीनों कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट स्कीम जो है वो क्लियर हो चुकी है। सेकेंड स्कीम क्या है और क्यों न्यूज में है? NABARD announces 750 करोड़ एग्रीश्योर फंड टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीश्योर जो है ये स्कीम है। अब एग्रीश्योर आपको समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है? एग्रीकल्चर में इनोवेशंस को प्रोवाइड करना। और आज डेट में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्कीम्स है ना, उसका वेटेज कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर ले, हम एजुकेशन स्कीम्स की बात कर ले, हम पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम्स की बात कर लें, जो सोशल इशू स्कीम्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में रहती है, तो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, एग्रीश्योर का फुल फॉर्म जान लीजिए। कभी कभी स्टैंड्स फॉर पूछ लेता है कि एग्रीश्योर स्टैंड्स फॉर, सो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस स्कीम। सो ऑब्वियसली बात है, जो एग्रीश्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है, वो इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। स्पेसिफिकली कहां पर कर रहा है? रूरल एंटरप्राइजेस में। ये भी याद रखिए, ठीक है, रूरल एंटरप्राइजेस में। तो ऑब्वियसली बात है, ये इनोवेटिव, हाई रिस्क, हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने वाला है। एंड 85 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आपके एग्रीश्योर फंड में, एग्रीश्योर स्कीम में आते हैं। ये नंबर याद रखिएगा। एंड इसमें सिर्फ एग्रीटेक ही नहीं है, इसमें एग्रीटेक भी है। वी हैव एग्रीटेक, वी हैव फूड प्रोसेसिंग, वी हैव एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब ये जो फंड है, ऑब्वियसली बात है, अगर एग्रीश्योर एक स्कीम है जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो कैसे होगा? वो मनी के थ्रू होगा। तो ऑब्वियसली बात है, एक फंड भी क्रिएट किया जाएगा। तो जो एग्रीश्योर के अंदर जो फंड क्रिएट किया गया है वो कैसा है? वो आपका कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है? सेबी के साथ। ये सारे स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ये सारी चीजें आपको लॉजिकली चलनी है। अगर आपको नहीं पता, आपको समझ में आ गया, जो एग्रीश्योर स्कीम है वो इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है एग्रीकल्चर में। एग्री है तो एग्रीकल्चर से ही लेना देना है, ठीक है। तो एग्रीश्योर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है, इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। ये चीजें कैसे प्रमोट होंगी? फंड के थ्रू प्रमोट होंगी। तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं फंड होगा। अब वो फंड कौन सा है? कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एब्रीविएशन जो है। एंड ये जो AIF है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? सेबी के साथ एसोसिएटेड है। कंफ्यूजन हो सकती है, NABARD आ सकता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जो है, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें गेस वर्क करना है, वो NABARD मार सकते हैं, बट ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब जो एग्रीश्योर फंड है, इसमें 2 स्कीम्स है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, इनोवेशन प्रोवाइड की जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी स्कीम्स हैं? पहली जो है आपका एग्रीश्योर FOF। अब FOF का मतलब होता है फंड्स ऑफ फंड्स, ठीक है। फंड्स ऑफ फंड, जो कि आपके कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो AIF से उनको सपोर्ट करने वाला है। प्रिफर्ड सेक्टर्स, इसमें आपका सेबी रजिस्टर्ड सेक्टर हो गया, एग्नोस्टिक सेक्टर हो गया, स्पेसिफिक डेप्ट AIF हो गया। क्लियर हो गया? ये बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है, बट ये जान लीजिए कि एग्रीश्योर में 2 स्कीम्स है। एक आपका FOF स्कीम हो गया, फंड ऑफ फंड्स, एंड दूसरा जो है वो आपका डायरेक्ट स्कीम है, ठीक है। वो आपका डायरेक्ट स्कीम है। इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बट मैंने जो है ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। अगर आप चाहेंगे, मैं अपने टेलीग्राम पर ये सारी PDF शेयर करूंगा, तो वहां पर जरूर से जुड़ जाएगा। बट आपके एग्जामिनेशन में जाना जरूरी है कि 2 फंड्स हैं, 2 इस स्कीम के तहत, 2 स्कीम्स इस फंड के तहत 2 स्कीम्स आती हैं, FOF स्कीम एंड डायरेक्ट स्कीम। क्लियर हो गया? अब बहुत ज्यादा उसके मैथमेटिकल कंसेप्ट में नहीं जाना है। क्लियर हो गया? थर्ड स्कीम, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू बूस्ट फार्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। अब ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्रीकल्चर को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत है। जो भी वहां पर इश्यूज आ रहे हैं, अगर हमें उससे रिजॉल्व करना है तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इनोवेशन चाहिए, ठीक है, हमें एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स चाहिए, एंड हमें फंड्स चाहिए, ठीक है, हमें फंड्स चाहिए। तो एग्रीकल्चर में जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो भी फंड्स के इश्यूज आ रहे हैं, जैसे सपोज करिए फंड की जरूरत है X, ठीक है, लेकिन
इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ ए अमाउंट है, तो ए और एक्स के अमाउंट में ये जो गैप आ रहा है, तो ये गैप कौन फुलफिल करेगा? ये जो गैप है ये फिल करेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इस स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नाबार्ड, ठीक है। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इस पे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, लेकिन ये न्यूज में है तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये मई 2020 में लॉन्च किया गया, तो ऑब्वियसली बात है आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसी के अलाइंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है। इसमें 1 लाख करोड़ का फंड है, ठीक है, 1 लाख करोड़ का जो है ये ओवरऑल फंड बना जाएगा। ये आप जान सकते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट हाँ अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्रेडिट्स गारंटी कवरेज है आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में, वो आपका 2 करोड़ तक है। ये नंबर पूछा जा सकता है। आपके दिमाग में टर्म आ रहा होगा कि ये क्रेडिट्स गारंटी कवरेज क्या होता है। अब देखिए, आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, अब इसमें जो है लोन्स का प्रोविजन भी है। मैंने आपको लोन्स और इंटरेस्ट सबवेंशन बता दिया है। अब ये जो लोन्स है ये कौन देंगे? ये लोनर्स ये जो आपके बैंकिंग कंपनीज हो गई या दूसरी जो कंपनीज है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन चांस रहता है कि अगर कोई कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है और रिटर्न्स ना मिला तो उसका लॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो सेम लेंडर जो सेम लेंडर है वो लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो यहां से कंसेप्ट आता है क्रेडिट्स गारंटी कवरेज का, कि अगर मैंने कोई लोन प्रोवाइड किया है, सपोज करिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने जो है इन्वेस्ट किया है एक एग्रीकल्चर के सेटअप में, ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। अब इस फंड का जो यूटिलाइजेशन किया गया, अगर उसमें लॉस हो गया तो मेरा पैसा जो है इस क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के क्रेडिट गारंटी कवरेज के बेसिस पर जो भी अमाउंट बनता है 60%, 50% जो भी है वो मुझे मिल जाएगा। तो मेरे अंदर ये डर नहीं रहेगा कि भाई मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं ना वो लॉस में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे कंटिन्यूसली जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार पैसा डूबेगा तो नहीं, अगर रिटर्न्स आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो कंटिन्यूसली जो है वो फंड्स आते चले जाएंगे एग्रीकल्चर में। इस वजह से जो है इसमें क्रेडिट गारंटी कवरेज भी इंडक्ट किया गया है। क्लियर हो गया? ये अप टू 2 करोड़ हो गया। ये नंबर कभी कभी पूछा जा सकता है। अब ये जो न्यूज में है वो क्यों है? ये तो मैंने आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता दी। 2020 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी। अब हम देखेंगे कि जो एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का वो किन किन डायरेक्शंस में हो रहा है। पहली बात तो फार्मिंग एसेट्स, वायबल फार्मिंग एसेट्स बनाई जाएगी, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा जिससे जो कम्युनिटी फार्मिंग, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो एनहांस हो सके, प्रोडक्टिविटी जो है और जो सस्टेनेबिलिटी है ये एनहांस हो सके। फिर पीएम कुसुम को इंटीग्रेट किया गया। देखिए पीएम कुसुम जो स्कीम है इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो एग्रीकल्चर है इसमें इसको सोलराइज्ड किया जा सके, ठीक है। इसको क्या किया जा सके? इसको सोलराइज्ड किया जा सके, या सोलराइजेशन इज अ करेक्ट वर्ड। सोलराइजेशन, व्हाट डू मीन बाय सोलराइजेशन? सोलराइजेशन का मतलब यह है कि इस स्कीम के थ्रू स्मॉल जो सोलर पैनल्स हैं उसे इंडक्ट किया जाए, सो दैट जो फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंट हो सके। तो इस वजह से इस एक्सपेंशन में पीएम कुसुम को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए फॉर फार्मर्स, फॉर कोऑपरेटिव्स एंड पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक्सपेंशन हुआ है, कौन कौन डायरेक्शंस में एक्सपेंशन हुआ है। सो फर्स्ट वी हैव वायबल फार्मिंग एसेट्स, देन वी हैव पीएम कुसुम का इंटीग्रेशन हुआ है, देन जो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी एक्सपैंड कर दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग दोनों में, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और जो क्रेडिट गारंटी है इसे भी एनहांस कर दिया। ये मैंने आपको बताया कैसे एनहांस किया है कि अप टू भाई 2 करोड़ तक ऐड हो गया है, अप टू आपका जो है 2 करोड़ तक ऐड हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक्सपेंशन है। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है? CDP सुरक्षा, गवर्नमेंट्स न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। देखिए भाई किसी भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है कि बेनिफिशियरीज तक वो सारी सर्विसेज पहुंचाई जा सके, तो ये स्मूथ हो, जो भी सब्सिडीज है, जो भी इंसेंटिव्स है, ये स्मूथली पहुंचाई जा सके, स्पेशली हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को। तो इसके लिए एक नई स्कीम आई है, वो क्या है? CDP सुरक्षा। CDP का मतलब क्या है कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अब ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है सुरक्षा, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो सुरक्षा का फुल फॉर्म जान लीजिए। सुरक्षा स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन
नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी सब्सिडीज है उसे इंस्टेंटली ही डिसबर्सल कर दिया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट्स में, जो भी फार्मर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली या इंस्टेंटली जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? ई रूपी वाउचर के थ्रू, जो कि आपका एनपीसीआई की तरफ से रहेगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसे याद रखिएगा आपको, ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया गया, इसीलिए मैंने इसमें हाईलाइट भी किया है। और ये जो आपका सुरक्षा प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो सुरक्षा है, इसमें क्या किया गया है, इसमें कई और डेटाबेस को भी इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आपका हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं सिर्फ ये उन्हीं सब्सिडीज को दिया जा रहा है, और बहुत से जो फार्मर्स हैं वो दूसरे स्कीम्स में भी इन्वॉल्व होंगे, तो उस डेटाबेस को भी इंटीग्रेट किया गया है। चाहे हम पीएम किसान की बात कर लें, चाहे हम यूआईडीआई वैलिडेशन की बात कर लें, ठीक है, जियो टैगिंग की बात कर लें, जियो फेंसिंग की बात कर लें, इन सबको भी इंटीग्रेट किया गया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सारे स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आ सकता है, फिर हम कहते हैं कि पेपर जो है वो हार्ड आ गया। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा अभी मैंने आपको सुरक्षा स्कीम के बारे में बताया, अब सीडीपी के बारे में जान लीजिए कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये क्या है। ये आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंडर आता है, जिसका सिंपली ऑब्जेक्टिव है कि छोटे छोटे जो क्लस्टर्स हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके तहत डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, तो उन क्लस्टर्स को डेवलप किया जा सके, ठीक है, उन क्लस्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके, स्पेशली आपका हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत, उसमें जो है आपका ये सीडीपी, उस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका सीडीपी लॉन्च किया गया है या इनिशिएट किया गया है। ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सो दैट उन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके एंड फिर उसे ग्लोबली भी जो है रिकॉग्निशन मिली जा सके, क्योंकि बहुत से हमारे भारत देश में छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं जहां पर ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो ग्लोबली कहीं नहीं बनते हैं, तो ये भी ये ऑब्जेक्टिव भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि हम जो है 55 क्लस्टर्स, अब तक जो है 55 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें आपके 12 सिलेक्टेड हो चुके हैं एंड 9 लाख हेक्टर्स और 10 लाख फार्मर्स ऑलरेडी जो हैं इस सीडीपी के तहत प्रॉफिटेबल या जो उसे क्या कहते हैं, इस स्कीम का जो है फायदा ले रहे हैं, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव्स है। एंड थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि 25 करोड़ जो रुपीस है वो मिनी क्लस्टर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो मीडियम क्लस्टर्स है उनके लिए अमाउंट 50 करोड़ है, एंड जो मेगा क्लस्टर्स हैं उनके लिए अमाउंट क्या है 100 करोड़। तो 25 करोड़ फॉर मिनी क्लस्टर्स, मीडियम क्लस्टर्स के लिए वी हैव 50 करोड़ एंड फॉर मेगा क्लस्टर्स वी हैव 100 करोड़। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो भी लेक्चर्स मैं ले रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी, ठीक है, एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है ये टेलीग्राम का मेरा, यहाँ पे ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो चुके हैं, तो आप भी इस टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा क्लास को और फिर पीडीएफ भी जो है वो मैं आपको इसी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं। सो कैबिनेट अप्रूव्स प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कृष्णोती योजना टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए क्या है ये जो न्यूज है, ये है कि गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स को क्लब कर लिया है, ठीक है, क्लब कर लिया है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए है उसको किसमें क्लब किया है? प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। और जो फूड सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स हैं उनको किसमें क्लब कर दिया है? कृष्णोती योजना में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो स्कीम्स हैं क्लब किया गया है उनको किस स्कीम के अंडर क्लब किया गया है, एंड फूड सिक्योरिटी में जो स्कीम्स हैं उनको किसके तहत क्लब किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2017 में इसे एनरिच किया गया और नाम अभी जो आप देख रहे हैं ना ये रखा गया। फिर आपका इसे फिर रीस्ट्रक्चर किया गया 2022-23 में। तो लॉन्च इसे कब किया गया था? 2007 में किया गया था, 2017 में फिर इसे री इन्वेंट किया गया एंड फिर इसे वापस से रीस्ट्रक्चर किया गया 2022-2023 में। और ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैंने बेसिक्स बता दिया। अब इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है भैया? इसमें सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर और इससे जो रिलेटेड फील्ड है, सो दैट जो स्टार्टअप्स है वो इसमें
एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो सके। देखिए आज की डेट में ना आपको बहुत से स्टार्टअप्स के कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल सके, प्रमोट मिल सके, उससे रिलेटेड काफी स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो प्री स्टेज आइडिया, देखो भाई आपने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक में जो है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फंडिंग लेने जाते हैं। तो दो तरह की फंडिंग होती है, एक होती है प्री सीड स्टेज फंडिंग, एक होती है पोस्ट। ठीक है, एक क्या होती है आपकी पोस्ट, एक होती है आपकी पोस्ट सीड फंडिंग। ठीक है, तो अब ये जो प्री सीड फंडिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि आपका वो आइडिया है, मेरा ये आइडिया कि मैं ऐसा स्टार्टअप बनाऊंगा, तो वो जो फंडिंग मिल रही है वो आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मिल रही है कि ये मेरा आइडिया है, मेरे आइडिया पर बैकिंग करी गई है। तो जो प्री सीड स्टेज है उसमें 5 लाख तक का जो फंड है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड जो आपका पोस्ट सीड स्टेज है, ठीक है, पोस्ट जो सीड स्टेज है, पोस्ट सीड स्टेज का मतलब ये होता है कि पैसे मिल चुके हैं, आपका जो आइडिया है वो प्रोडक्ट में बन चुका है, लेकिन अब इस प्रोडक्ट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कैसे सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका पोस्ट सीड स्टेज होता है। तो जब वो स्टेज पे अगर कोई आपका स्टार्टअप है तब कितनी फंडिंग मिल सकती है, तब 25 लाख तक की जो फंडिंग है वो मिल सकती है। एंड जो डेटा है ये गवर्नमेंट का ही डेटा है, 2019 से 2023 तक में 4 सालों में 1500 जो आपके जो स्टार्टअप्स हैं या जो एग्री टेक हैं, ये ऑलरेडी इस प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट पा चुके हैं। तो ये डेटा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मोर देन 500, मोर देन 1500। क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे बताया कि कई सारी स्कीम्स को क्लब कर दिया गया है, तो ये भी आप जान लीजिए, पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। मेरा काम ये है कि जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्कीम्स को क्लब किया गया? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो गया, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इंक्लूड क्रॉप्स रेसिड्यू मैनेजमेंट, फिर आपका क्या है पर ड्रॉप मोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, RKVY, DPR कंपोनेंट, और फिर आपका एक्सेलरेटर फंड फॉर स्टार्टअप्स। ये सारी स्कीम्स को इसमें क्लब कर दिया गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट कमेंसेस ऑपरेशंस इन अरुणाचल प्रदेश अंडर मिशन पाम ऑयल। तो पाम ऑयल मिशन जो है उसके तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा सकता है, मतलब ये स्कीम से हट के पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर ओपन हुई है, तो वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में ओपन हुई है। और ये किस स्कीम के तहत हुई है? जो आपका जो पाम ऑयल मिशन है उस स्कीम के तहत जो है इसे इनरोल किया गया है। देखिए ये जो मिशन है इसका सिंपली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम आज की डेट में एडिबल ऑयल्स में इंपोर्ट जो डिपेंडेंट कंट्री बने हुए हैं, इस इंपोर्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, क्योंकि जो इंपोर्ट का बिल आ रहा है वो 1 लाख करोड़ तक आ जा रहा है। तो इस वजह से द अमाउंट इज वेरी ह्यूज। एंड वो ये जो अमाउंट है वो कैसे रिड्यूस होगा? जब हम खुद प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करेंगे, हम खुद जो है एडिबल ऑयल्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ही तो जो है हम इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव से जो है आपका एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंसी आ सके, तो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम जो है इसे लॉन्च किया गया था, ऐसे इनिशिएट किया गया था। किस ईयर में लॉन्च हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2021 में लॉन्च हुआ था कि जो कल्टीवेशन है, ठीक है, क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन का ये बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड ये याद रखिएगा कि स्पेशल फोकस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को। तो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल में यह स्टेटमेंट आ सकता है कि इस स्कीम के तहत स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स को प्रोवाइड किया जाएगा। लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगी, यार ये तो नेशनल है, ये तो एडिबल ऑयल है। ठीक है, अननेसेसरी जब आप पढ़े नहीं रहते ना तो अननेसेसरी आपके दिमाग चलने लगते हैं। ठीक है, अननेसेसरी जो वो सेल्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो चलने लगते हैं, फिर कहेंगे अच्छा यार ये तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और अंडमान की बात हो रही, नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत होगा। यही गलती हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसके टारगेट्स भी जान लीजिए। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं स्कीम्स को बाइफरकेट कर रहा हूं ना, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उसी के बेसिस पर है। तो टारगेट्स भी पूछ लिया जाता है। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ ऑयल पाम टू 10 लाख हेक्टेयर्स फ्रॉम 3.5 लाख हेक्टेयर्स 2025-26 तक। आज की डेट में हम 3.5 पर हैं, ये हमें बढ़ा के लेके जाना 10 लाख हेक्टेयर्स तक। जो क्रूड पाम ऑयल का प्रोडक्शन है उसे 0.27 लाख से 11.20 लाख टन तक लेके जाना है 2025-2026 तक। और साथ ही साथ
कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ाना है कि कंजम्पशन लेवल जो है, ठीक है, जो एडिबल ऑयल है इसका कंजम्पशन लेवल हमें कितना मेंटेन करना है, ये अवेयरनेस फैलाई जा सके कि हमें 19 kg पर पर्सन पर एनएम तक पहुंचाना है जो ऑयल का कंजम्पशन है 2025-2026 तक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं इस मिशन के या इस स्कीम के तहत। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्कीम है ओवर 1 लाख फार्मर्स वॉलंटरी गेव अप देयर पीएम किसान बेनिफिट्स लास्ट ईयर। ठीक है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। पीएम किसान के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि पीएम किसान जो स्कीम है उसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरीज हैं वो किस स्टेट से आ रहे हैं। क्लियर हो गया, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपका 2019 में लॉन्च हुआ था, ये स्कीम 2019 में लॉन्च हुआ था। 6000 पर ईयर जो है वो बेनिफिशरीज के अकाउंट में दिया जाएगा, जो फार्मर्स हैं उनको दिया जाएगा। एंड कोई भी लैंड साइज है, कोई भी जो लैंड होल्डिंग है, कोई भी जो फार्मर उसकी कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज जो लैंड होल्डिंग्स है उनको 6000 रुपीज पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि पूरी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके जो है स्कीम की फंडिंग करेंगे। क्लियर हो गया। और इसे कौन इंप्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। इसमें बहुत ज्यादा और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, न्यूज में था इसलिए मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया कि भाई ऐसा ना हो कि यार ये तो पहले पूछा गया है तो छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, न्यूज में रिवाइज करा दिया, कर लो। ये रिवीजन क्लास है, बहुत अच्छे से आप कुछ चीजें दिमाग में आ जाएंगी। नेक्स्ट स्कीम क्यों न्यूज में भैया? लखपति दीदीज मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी इन महाराष्ट्र, नेवर इमेजिन ही वुड इनवाइट अस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पर खुद वो बेनिफिशरीज को बुला रहे हैं तो वो स्कीम ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव, ये नाम से आपको समझ में आ रहा है ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, उनको लखपति या कुछ उनको एम्पावर्ड करना है थ्रू मनी। ठीक है, थ्रू फंडिंग जो है एम्पावर्ड करनी है। तो जो लखपति दीदी जो इनिशिएटिव है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें जो फीमेल हैं उनको इतना एम्पावर किया जाए कि जो उनकी एनुअल इनकम है वो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर हो जाए। तो जैसे ही वो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर होगा तो वो क्या हो जाएगा, उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें लखपति दीदी बोला जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें जो है ये अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये आपके 4 जो बिजनेस साइकिल्स हैं या जो एग्रीकल्चर साइकिल्स हैं उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। कौन इस स्कीम को कौन इस इनिशिएटिव को कौन इनिशिएट करता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत जो है ये इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं लखपति दीदी इनिशिएटिव की। अब अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके थ्रू हमें क्या करना होगा? अगर हमें एम्पावर करना है तो हमें स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी, हमें उन्हें फाइनेंस का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करना होगा, फंड प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, जब उनके पास स्किल्स आ जाएगी, उनके पास एसेट्स आ जाएंगे, उनके पास फंडिंग आ जाएगी, ठीक है, उनके पास फाइनेंस रहेगा, तो क्या होगा? उसके बाद उन्हें मार्केट एक्सेस चाहिए सो दैट वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकें एंड अल्टीमेटली जो लाइवलीहुड के ऑप्शन है उससे डाइवर्सिफाई किया जा सके। तो ये कुल मिला के आपके जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है उसके ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स FMD फ्री जोन्स इन 8 स्टेट्स टू एनहांस एनिमल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। अब ये जो आपका FMD है, ठीक है, ये जो आपका FMD है इसका मतलब है फुट एंड माउथ डिजीज। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे फ्री जोन्स बनाने हैं जहां पर फुट एंड जो माउथ डिजीज है उसे पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके। इंपॉर्टेंट है आपका कि ये जो फूट एंड माउथ डिजीजेस हैं ये क्या होते हैं? ये आपका एक कंटेजियस वायरल डिजीज होते हैं। ठीक है, कंटेजियस वायरल डिजीज होते हैं जो कि आपका शीप हो गया, कैटल्स हो गए, गोट्स हो गए, इनको इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इनको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये इस वायरस को इरेडिकेट किया जा सके, इस वजह से फ्री जोन्स जो है वो इनिशिएट किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। कितने स्टेट्स में? 8 स्टेट्स में, 8 स्टेट्स में। अब ये कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में कौन कौन से स्टेट्स हैं? वी हैव कर्नाटका, वी हैव तमिलनाडु, वी हैव आंध्र प्रदेश, वी हैव तेलंगाना, वी हैव उत्तराखंड, वी हैव पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है,
एडवांस एफर्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट इन स्टेट्स में जो आपका फूट एंड माउथ डिजीज है उससे पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है ये कौन इसे स्पीयरहेड करेगा, ये कौन इसे इंप्लीमेंट करेगा, ये इसकी प्रोग्रेस को कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। क्लियर हो गया? ये इस स्कीम में आपका ये जो 8 स्टेट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, तो यहां पे मैं एस्ट्रिक भी बना दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम कौन सी देखते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज सक्सेसफुली इनॉग्रेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज स्कीम ऑन टू द जन समर्थन पोर्टल। ठीक है, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज स्कीम है उससे रिलेटेड जो है ये न्यूज है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या किया था कि 2018-19 में जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसको एनहांस किया था। ठीक है, इसे एक्सपैंड किया था एंड इसे फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए भी इंक्लूड कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किस ईयर में, 2017 आ सकता है, 2015 आ सकता है। 2018 में किसान क्रेडिट कार्ड को एक्सटेंड किया गया था। जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटीज है वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए भी जो है इंक्लूड किया गया था। अब ये जो केसीसी है, ठीक है, ये आप बहुत ज्यादा टेक्निकल है लेकिन आप जान लीजिए जो बैंक अथॉरिटीज है उन्हें 14 डेज के अंदर अंदर जो है जो केसीसी होती है, वो जो इश्यूज होते हैं उसे रिजॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों जो है आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसे क्यों एक्सपैंड किया गया आपका फिशरीज स्कीम्स में? ठीक है, जो फिशरीज फार्मर है, पहली बात तो क्या है कि जो क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है और जो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव है ये आपका 3 लाख तक रहेगा। ठीक है, 3 लाख तक रहेगा। फिर आपका जो क्रेडिट लिमिट है वर्किंग कैपिटल के लिए वो आपकी 2 लाख रहेगी। क्लियर हो गई? क्लियर हो गया? और जो लेंडिंग रेट है वो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन पर एनम रहेगा। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है लेकिन हाँ आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप एक टर्म देख रहे हो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। जब प्रॉम्प्ट रीपेमेंट होगी तो एडिशनल इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का मतलब होता है कि मैंने लोन लिया, सपोज करिए मैंने लोन लिया 4th ऑफ मे को मैंने लोन लिया और मैंने ये गारंटी की कि भाई मैं जो पैसा ले रहा हूं ना ये मैं रिटर्न कर दूंगा। सपोज करते हैं कोई भी एक डेट ले लेते हैं 4th ऑफ जुलाई को। तो अगर मैंने इस डेट को पैसा दिया तो इसका मतलब क्या है कि भैया जिस मैंने डेट को पैसा दिया था उसी डेट को, जिस डेट को मैंने बोला था उस डेट को मैंने पैसा दे दिया। ये होती है आपकी प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, यानी कि जिस डेट को मैंने बोला उस डेट पर मैंने पेमेंट कर दी, तो वो होते ही आपकी प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। एंड जो भी लोन्स मिल रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट हो रही है तो एडिशनल इंसेंटिव भी मिलेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट घुमाया जा सकता है। बहुत से लोगों को प्रॉम्प्ट रीपेमेंट क्या है ये पता ही नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, कोशिश यही है कि आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें बताई जा सके। इसमें एक टर्म और था इस स्कीम में, जन समर्थ पोर्टल, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं लोन का प्रोसेस होगा। तो ये जो पोर्टल है ये क्या करता है कि जो लेंडर्स हैं एंड जो बायर्स हैं इनको कनेक्ट करा देता है। तो भाई जो जिसके पास पैसा है, जिसको पैसा चाहिए, उनको अगर ये पोर्टल ने कनेक्ट करा देगा तो क्या होगा, जो स्मूथ जो पेमेंट की इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसमें 14 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत 4 कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन से 4 कैटेगरीज हैं? एजुकेशन गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। तो ये 4 ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें लोन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, फंडिंग प्रोवाइड की जा सकती है जन समर्थ पोर्टल के तहत। ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है। कोशिश मेरी ये है कि इतनी बार ये वर्ड्स बोल दूं ना कि आपको क्लास में याद हो जाए। ठीक है, सो दैट आप जितनी भी घंटे की वीडियो रहेगी वो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मैंने जो वीडियो देखी वो मुझे याद भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी represents certificates to 30,000 women सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर कृषि सखी प्रोग्राम। ठीक है, तो जो कृषि सखी प्रोग्राम है ये न्यूज में है, क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो फोकस है वो ये है कि जो रूरल इंडिया है एंड स्पेशली जो इसमें रूरल वुमेन है,
ठीक है, जहां पर आज भी न जाने कितनी ही इनइक्वालिटी होती है, जो कि हमें पता भी नहीं है, हम कहीं ये आता भी नहीं, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। सो इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो रूरल इंडिया है, ठीक है, जहां पे भारत का दिल बसता है, ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उसे एम्पावर किया जा सके, एंड उसमें भी जो रूरल वुमेन हैं उनको जो है एम्पावर किया जा सके। कैसे? बाय कृषि सखी। अब ये कैसे होगा? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा एज पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स। अब ये जो पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स है भैया, इसको भी थोड़ा सा समझ लो कि क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि रूरल एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया में फार्मर्स हैं और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, तो बहुत से लोगों को रूरल एरिया में ना नॉलेज नहीं रहती कि ये किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से जाएगा। तो ये जो पैरा एक्सटेंसिव वर्कर्स होते हैं क्या करते हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं फार्मर्स की मदद करते हैं। जो भी उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो आइडियाज रहते हैं, उनको बताते हैं कि ये आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करो, उस तरीके से इंप्लीमेंट करो। तो इस तरीके से रूरल वुमन को एम्पावर किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल्स दी जाएगी, सो दैट वो एक पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स की तरह जो है वो काम कर सके, एंड जो उनको स्किल्स मिल रही है वो उसे इम्पार्ट भी कर सके डिफरेंट रूरल एरियाज में। क्लियर हो गया? ये जॉइंट इनिशिएटिव है, इसको भी याद रखिएगा कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दो इन्वॉल्व है। और इसका सिंपल सा फंडा है कि ये जो है ये लखपति दीदी जो इनिशिएटिव है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ लखपति दीदी इनिशिएटिव, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड इस प्रोग्राम के तहत ऑब्जेक्टिव है कि 3 करोड़ लखपति दीदीज को हमें बनाना है एज कृषि सखीज, ठीक है। जो 3 करोड़ लखपति दीदी हैं, ठीक है, एक तो लखपति दीदी स्कीम हो गई, इसका क्या है कि जो भी एनुअल इनकम है 1 लाख से ऊपर हो जाएगी वो लखपति दीदी हो गई। अब जब ये नंबर 3 करोड़ हो जाएगा, तो इनको फिर क्या करना है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है एज कृषि सखी। तो फिर इनके पास इनकम भी आ गई, इनके पास स्किल्स भी है, ट्रेनिंग भी है, फिर ये एज अ पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स अपने स्किल्स को इम्पार्ट कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम में क्या है भाई, 5 years ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। देखिए इस तरीके की जो स्कीम होती है ना, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो इस ये 5 और 10 जो है ना, वो उसमें मैंने लिया हुआ है, 5 और 10 जो है उसको मैंने स्पेसिफिकली लिया कि कोई भी स्कीम, क्योंकि अब ये जो प्रीलिम्स होने वाला है भाई, 10 साल गवर्नमेंट होगी, बहुत सारी स्कीम्स 10 साल 8 साल 9 साल हो रही हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो वो जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि ये स्कीम तो बहुत बार आ चुकी, छोड़ देते, नहीं 8 साल 10 साल होगी तो उससे देख लीजिएगा। तो इसका सिंपल फंडा है जो आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ठीक है, मानधन योजना जो है, ठीक है, जो मानधन योजना है उसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, जो आपके स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है, अप टू 2 हेक्टेयर्स तक उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इसमें फंड बनाया जाएगा, जो पेंशन है वो बनाया जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रहेगा 55 to 200 डिपेंडिंग ऑन द सब्सक्राइबर एज एनरोलमेंट। ये बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। किसको टारगेट कर रहा है ये जान लीजिए कि इसमें टॉप 10 स्टेट्स कौन कौन से एनरोल्ड हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ठीक है, मनधन योजना को कहां से एनरोल्ड हो रहे हैं, बिहार में सबसे ज्यादा एनरोल्ड हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज बिहार से आ रहे हैं, फिर झारखंड से आ रहे हैं, एंड फिर आपका उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो ये टॉप 3 स्टेट्स याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। सो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री लॉन्चेस क्रेडिट असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्र। इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी स्कीम आ रही है जो हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर अगर उससे कुछ आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मैंने पीपीटीज को थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश करी है, सो दैट आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस प्रोग्राम, वो ये जो आपका क्रेडिट असिस्टेंट प्रोग्राम है जन औषधि केंद्र का, ठीक है, जो भी जन औषधि केंद्र चला रहा है, ठीक है, जो भी जन औषधि केंद्र चला रहा है तो उसको किस तरीके से क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। तो एक जन औषधि केंद्र है, ये एक अलग है, ये रन किया जा रहा है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो रन कर रहे हैं इनको कैसे क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके उसके अराउंड जो है ये ऑब्जेक्टिव है, उसका जो है ये ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जन औषधि केंद्र चला रहे हैं, उनको क्रेडिट जो है, जो लोन है वो इजीली प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया। जो जीएसटी हो गया,
इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जहां से भी फंड, ये जो प्रोग्राम से दोनों जगह से यूटिलाइज किया जाएगा, सो दैट वर्किंग कैपिटल, अनसिक्योर्ड जो वर्किंग कैपिटल है वो स्मॉल बिजनेसेस को प्रोवाइड किया जा सके। प्रॉब्लम होती है आज की डेट में कि लोन में हमें कोलेट्रल देना रहता है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत ज्यादा कोलेट्रल के इश्यूज नहीं है, तो आसानी से लोन्स मिल सके, इसकी भी प्रोविजन इसमें है। एंड साथ ही साथ जो अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन्हें भी स्टैब्लिश किया जाएगा, सो दैट जो जन औषधि केंद्र हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है, उसे मेंटेन किया जा सके। क्लियर हो गया? देखिए, जन औषधि केंद्र क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम, ये इतना इसकी जो लाइन है ये इतनी बेसिक है कि अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो जन औषधि केंद्र के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो केंद्र है, ठीक है, इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि अफोर्डेबल और जो क्वालिटी मेडिसिन है वो पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, वो पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके। अब ये जो जन औषधि केंद्र है, ये किसके अंडर ऑपरेट करते हैं? ये आपका ऑपरेट करते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसकी स्कीम है? ये किसकी स्कीम है? ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लीजिए। 2015 में से रिवैम्प किया गया था, जन औषधि स्कीम थी ये, ठीक है। जन औषधि स्कीम को रिवैम्प किया गया 2015 में एज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। 2016 में जो अभी प्रेजेंट नेम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम, इसको 2016 में किया गया था, सो दैट जो इंपैक्ट है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Amit Shah, यूनियन होम मिनिस्टर, हेल्स 8 years ऑफ उड़ान लॉट्स अफोर्डेबल एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली बात, अगर यूनियन होम मिनिस्टर किसी स्कीम को लॉट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2016 में लॉन्च किया गया था जो उड़ान स्कीम है। उड़ान स्कीम का जो एब्रीविएशन है उसका फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उड़ान स्कीम का क्या मतलब है? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम है। 2016 में जो है इसे लॉन्च किया गया था और इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव था, इसका जो सिंपल ऑब्जेक्टिव वो ये था कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है, ठीक है, क्या है कि जो एयरपोर्ट है वो लिमिटेड मेट्रो सिटीज में है, तो इसे खत्म किया जा सके। रीजनल जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट किया जा सके, सो टियर 2 टियर 3 सिटीज में एयरपोर्ट्स बनाए जा सके, एंड साथ ही साथ वहां पर फ्लाइट्स रन की जा सके, एंड उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके। सिर्फ एयरपोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, वहां पर रन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अफोर्डेबल नहीं बनाओगे, भारत का आदमी जो है वो प्लेन में बैठ के पैसा खर्च नहीं करने वाला है। तो 2016 में इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है इसे लॉन्च किया गया था। पहली जो फ्लाइट थी वो कहां पे कनेक्ट की थी? शिमला टू दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इवन अगर यूपीएससी में ना आए तो आपके और जगह जो स्टेट्स एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें ये तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अब इसमें ना एक फंड है, वायबिलिटी गैप फंडिंग, रीजनल कनेक्टिविटी फंड। अब ये जो रीजनल कनेक्टिविटी फंड है वो क्या करता है? ये जो वायबिलिटी गैप है ना, इसको फुल करता है। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि जो एयर प्राइसेस की टिकट रहेंगी वो अफोर्डेबल रहेंगी। एयरलाइंस तो कहेंगी हम कैसे अफोर्डेबल दे सकते हैं, हमको तो खर्चा इतने में पड़ा, आप कह रहे हो 2500 में टिकट दे दो, ये तो हो नहीं सकता है। तो सरकार ने बोला कि हम एक फंड बना देते हैं, उस फंड का नाम है रीजनल कनेक्टिविटी फंड। आपका पैसा 10,000 लग रहा है, आपको टिकट 2500 की देनी है। ये जो गैप आ रहा है, ये जो मिसमैच हो रहा है ना, इसको कौन फुलफिल करेगा? इसको फुलफिल करेगा रीजनल कनेक्टिविटी फंड। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग है जो कि आपकी लिवाई की जाती है 30 करोड़ डोमेस्टिक टिकट्स पर, आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर। टारगेट ये रखा गया है कि जो डोमेस्टिक टिकटिंग है जो कि 30 करोड़ है 2022 तक, इसे 50 करोड़ तक लेके जाना है आपका 2027 तक। और अभी रिसेंटली आपका उड़ान 4.0 भी रिलीज किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया गया है। तो उड़ान 4.0 नॉर्थ ईस्ट, हमारा नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स और जो आइलैंड्स हैं, हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन्स पर, इनको फोकस किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। एंड अभी उड़ान 5.0 भी रिलीज किया गया है। इसमें कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट पर फोकस किया जाएगा। इसी तरीके से 5.1 है, 5.2 है, 5.3 एंड 5.4 है। मैं इसमें डाल दिया है, तो आप पॉज करके अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। लेकिन उड़ान 4.0 के बारे में जरूर से याद रखिएगा क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहा है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इसका जो फुल फॉर्म, इसका जो शॉर्टर फॉर्म है, जो एब्रिविएशन है, वो है उन्नति स्कीम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है उन्नति स्कीम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है, तो जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, इसलिए ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन बेसिक स्कीम्स है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक स्कीम्स होती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जा रही है, वैसी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, उसी पर जो है आपका उन्नति स्कीम फोकस करता है। नए इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग वन है उन पर भी फोकस किया जाएगा, इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, साथ ही साथ जो न्यू इंडस्ट्रीज आ रही हैं, चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, हम चार्जिंग स्टेशंस की बात कर लें, जो सस्टेनेबल है। ठीक है, डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन हमें प्लान डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन हमें सस्टेनेबली जो है डेवलपमेंट करनी है। तो ये इन सारे इनिशिएटिव्स पर भी फोकस किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इन सब पर भी फोकस किया गया है। साथ ही साथ इसका फंड है 10,037 करोड़, और ये जो है आपका 10 साल के लिए लॉन्च किया गया है। 10 ईयर इसका पीरियड है, जिसमें जो कमिटेड लायबिलिटी है वो एडिशनल 8 ईयर्स की। ये बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट ये याद रखिएगा, उन्नति स्कीम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए है। इस वजह से ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब इसमें इसी स्कीम में 2 जोन है। जोन है आपका इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट। ऐसे कई होता है ना, बहुत से ऐसे रीजन होते हैं कि कोई स्टेट है, उसमें कई डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, किसी में कुछ भी नहीं है, तो उसे बाइफरकेट कर दिया गया है। इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट, एंड जोन भी है आपका इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये जो स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल बेसिस। इस थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन याद कर लीजिए, 60% जो है इसका 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएगा, एंड जो 40% एलोकेटेड है वो किस पर जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। अब ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस है, इसको भी जान लीजिए, कभी कभी इस सब टर्म्स भी पूछ लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिंपल मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में कि जिस प्रोडक्ट को पहले बनाया गया है, अब सपोज करो आपके पास 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, तो प्रोडक्ट ए पहले बना है, तो इसी वजह से प्रोडक्ट ए पहले सेल होगा। तो ये जब तक बनेगा, जब तक सेल होगा, उसके बाद जो है फिर प्रोडक्ट बी पर फोकस किया जाएगा। तो फर्स्ट इन, क्योंकि पहले बनाया गया, इस वजह से फर्स्ट आउट, दैट्स व्हाई वो पहले सेल होगा। क्लियर हो गया? ये सब छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जल्दी लोग ध्यान नहीं देते, बट मेरा फोकस वही मैंने आपसे बताया कि हर एक माइन्यूट टर्म्स का कोई अगर वो इंपॉर्टेंट रखता है आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट स्कीम पर चलते हैं। डिफेंस रिलेटेड स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहलगाम मैसेकर हुआ है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसी सिचुएशन बन रही है, तो डिफेंस से रिलेटेड स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो राजनाथ सिंह लॉन्चेस अदिति 2.0 टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन। ठीक है, अदिति 2.0 कर दिया है। अदिति का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। ठीक है, विद आईडेक्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 30 डीप टेक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें डिफेंस सेक्टर में जो है हमें डेवलप करना है। इस स्कीम के तहत जो है वो ग्रांट्स रिसीव की जाएगी 25 करोड़ तक। ठीक है, अप टू 25 करोड़ है, चाहे हम रिसर्च की बात कर लें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात कर लें, हम इनोवेशन की बात कर लें, किसमें? स्पेसिफिकली आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी में। तो ये नंबर याद रखिएगा। साथ ही साथ एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल भी क्रिएट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अदिति 2.0 के तहत जो एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल भी बनाया गया है। ये क्या, इसका काम क्या रहेगा? इसका काम ये रहेगा कि जो भी हमारी आर्म फोर्सेस को रिक्वायरमेंट है, हमारी आर्म फोर्सेस को जो रिक्वायरमेंट है और जो उनको डिलीवर किया जा रहा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज डिलीवर्ड, इसमें जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को कौन एनालाइज करेगा? टेक्नोलॉजी वॉच टूल। जब डिफरेंस पता रहेगा, आपको पता है कि यार ये मेरी वीकनेस है, आई एम नॉट वेरी गुड इन पॉलिटी और आई एम नॉट वेरी गुड इन ज्योग्राफी, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। इसी तरीके से व्हेन यू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आर गेटिंग, तो उसको एनालाइज किया जा सकता है। तो यही काम है टेक्नोलॉजी वॉच टूल का। क्लियर हो गया? अब क्योंकि ये जो अदिति स्कीम है ये आईडेक्स के तहत लॉन्च हुआ। आईडेक्स मतलब इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। किसका नाम से आपको समझ में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का कि हमें भैया सेल्फ रिलायंट होना है। किसमें?
हमें जो इक्विपमेंट्स है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, उसमें हमें सेल्फ रिलायंट होना है। वो कैसे मिलवाएं, वो हम कैसे हो सकते हैं? हमें एमएसएमईज को प्रमोट करना होगा, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना होगा, आरएनडी प्रमोट करना होगा। किसमें? डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, डिफेंस फील्ड या डिफेंस टेक्नोलॉजी में। क्लियर हो गया? अब ये जो आईडेक्स है, इसे कौन फंड और मैनेज करेगा? डिफेंस इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो डिफेंस इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये आपका कंपनीज एक्ट 2018 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसको फॉर्म किया है 2 मेंबर्स ने, HAL एंड BEL। कभी कभी ये डिटेल भी पूछा जा सकता है, और मैंने आपसे बताया कि मैं आपको कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं चाहूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको एडिशनली ही काफी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट चलते हैं। 3 ऑपोजिशन स्टेट्स से नो टू पीएम श्री सेंटर स्टॉप्स स्कूल स्कीम फंड्स। अब ये फेडरलिज्म से रिलेटेड है। फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर कोई स्कीम न्यूज में है, उसमें भी जो ऑपोजिशन जो स्टेट्स हैं उन्होंने मना कर दिया, ऑटोमेटिकली ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो पीएम श्री है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ऑब्वियसली बात है, अगर ऑपोजिशन स्टेट्स ने मना किया है तो फेडरलिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मींस ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत देश में जितने भी स्कूल, जितने नहीं 14,500 स्कूल्स को हमें रिवैम्प करना है, ठीक है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, टेक्नोलॉजीज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना है। उसके तहत जो है ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। जो भी स्कूल हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज हैं, ये जो स्कूल्स मैनेज कर रहे हैं, इसमें ये इंक्लूडेड रहेंगे। क्या क्या चीजों पर फोकस किया जाएगा? हाई क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा, ग्रीन स्कूल्स पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, ग्रीन स्कूल्स पर फोकस किया जाएगा। फिर एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, मेंटरिंग एंड लीडरशिप होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। ये सब फीचर्स हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इसलिए मैंने इसे जो है इंक्लूड कर दिया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 9 साल हो चुके हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर अप्रिशिएट किया है 9 इयर्स, तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं जाना है, 9 साल है तो 2015 में स्कीम लॉन्च हुआ था। सिंपल फंडा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सर्विसेज डिलीवरी में, और जो सर्विसेज उसकी डिलीवरी में, उसे हमें डिजिटली करना है। क्या रहता था कि पेपर यहां पहुंचा है, पेपर वहां पहुंचा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये सारी चीजें रिजॉल्व हो सके, एफिशिएंट डिलीवरी पहुंचाई जा सके, सर्विसेज पहुंचाई जा सके। इस वजह से जो है आपका डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था 9 साल पहले, दैट इज इन ईयर 2015। कुछ नहीं जानना है, इसके पिलर्स को आपको जान लेने भाई कि कौन से 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। ब्रॉडबैंड हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, IT फॉर जॉब्स, ई क्रांति का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई गवर्नेंस और रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर। और इसका टारगेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है कि हमें नेट जीरो इंपोर्ट्स तक पहुंचना है। ये 9 डिजिटल जो पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनवील्स NPS, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर चिल्ड्रन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कौन सी स्कीम का नाम है? ये भी आ सकता है कि वत्सला स्कीम जो है, जो वत्सल्याय स्कीम है, ये किससे रिलेटेड है? ये NPS से रिलेटेड है, ठीक है। ये ऑलरेडी जो नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है उसी को एक्सटेंड कर रहा है, उसको एक्सपैंड कर रहा है। स्पेशल फोकस किस पर दिया गया है? बच्चों पर दिया गया है, ठीक है, चिल्ड्रन पर दिया गया है। कौन इस फंड को, ये जो NPS है या ये जो ऑन चिल्ड्रन है, इसे कौन रेगुलेट करेगा? पेंशन फंड रेगुलरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट्स बताएगा कि ये जो फंड, ये जो अथॉरिटी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एलिजिबिलिटी क्या है? कभी कभी पूछा जा सकता है। जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ एज कंडीशन है, और उनके साथ साथ इनको एक पीरान, ठीक है, पीरैन, हम इसे पीरैन कह सकते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। एक तो पैन होता है, पैन नंबर नहीं है, ये पीरैन है, दैट मींस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू किया जाएगा जो भी बच्चा है उसके नाम पर, ठीक है। इशूअर नेम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देख सकते हैं कि 1000 पर एनएम का कंट्रीब्यूशन रहेगा, मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करना है इस फंड में, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक बार जब 18 एज हो जाएगा, अगर 2.5 लाख तक अराउंड फंड बन रहा है तो एक ही बार में इसे विड्रॉ किया जा सकता है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा बन रहा है तो 20% निकाला जाएगा, एंड जो रेस्ट 80% है वो आपका एन्युटी परचेज के थ्रू यूज किया जाएगा NPS में। क्लियर हो गया? ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रहता है, लेकिन हाँ, मैंने आपसे बताया कि सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब भी चीजें पूछी जा सकती है।
जन धन योजना, ठीक है, जन धन योजना को भी 10 साल हो गए, इंपॉर्टेंट स्कीम है। जन धन योजना का ऑब्जेक्टिव था कि भारत में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसे कैसे एनहांस किया जाए। अगर हम 2014, 2013, 12 में जाएंगे, आप नहीं पाओगे कि बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट्स हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? बहुत इशू हुआ करता था। मैंने खुद अपना बैंक अकाउंट कब खुलवाया था? 2013 के अराउंड। बहुत डॉक्यूमेंट्स लगे थे, ठीक है, तो इस वजह से लोग हेजिटेंट रहते थे, कैश के तरफ ही फोकस करते थे। लेकिन फिर जो बेनिफिशियरीज रहती थी, अगर उनका अकाउंट रहेगा तो डायरेक्टली उन तक पैसा पहुंच जाएगा। बीच में जो लोग आ रहे हैं ना, जो पैसा खा लेते थे, वो हट जाएगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जो सब्सिडीज है वो बेनिफिशरीज को डायरेक्टली मिले, ये सब को रिजॉल्व किया जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो लॉन्च किया गया था। कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है इसमें, फ्री डेबिट कार्ड भी इसमें मिलता था, इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी, अभी 10,000 कर दिया है। जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है, ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी है 1 लाख का, जिसे अब 2 लाख कर दिया है, जो 2018 से इसको लॉन्च किया, इसमें अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। इसके भी 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ये याद रख लो यार, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटीड फंड, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, पेंशन स्कीम फॉर आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका कोई लिमिट है, जैसे सपोज करिए आपकी बैंक की लिमिट है एटीएम से या जो भी आपको पैसा निकालना है वो 5,000 है, ठीक है, 5,000 है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि ये लिमिट आपकी ब्रीच हो गई, अब आप 10,000 निकाल सकते हो, तो वो आपकी क्या हो गई? ओडी हो गई, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं, बट वही मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड फिर आपका लास्ट पिलर क्या है? माइक्रो इंश्योरेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गया? बाकी इसमें कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है जो मुद्रा स्कीम है, ठीक है, उसमें जो फंडिंग है, जो लोन लिमिट है उसे, जो पहले मैक्सिमम 10 लाख हुआ करता था, अब उसे 20 लाख कर दिया, ठीक है। मुद्रा स्कीम का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड इसका सिंपल फंडा था कि जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्रिटिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके, चाहे बैंक्स हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, या आपका एनबीएफसीज हो। भाई जब इनको सपोर्ट किया जाएगा तभी तो है ना, जब इनको सपोर्ट किया जाएगा तभी तो जो है ये जो है एमएसएमईज को लोन देंगे। जब बैंक के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो लोन्स कहां से मिलेंगे? तो इस वजह से इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू लोन दिया जाता है। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ देता हूं। पहला जो कैटेगरी है वो शिशु कैटेगरी है, जिसमें आपका 50,000 तक लोन लिमिट दिया गया है। फिर आपका किशोर कैटेगरी है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है 50,000 से 5 लाख तक। तरुण कैटेगरी है 5 लाख से 10 लाख तक, ठीक है। 10 लाख मैक्सिमम था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये तरुण प्लस हो गया है 10 से लेके 20 लाख तक। ये 5 कैटेगरी आपको याद रखनी है, 4 कैटेगरी आपको याद रखनी है बस। इसके अलावा आपको चीजें इसमें बहुत नहीं पूछेगा। 2015 में ये पूछा गया, 2015 में लॉन्च हुआ था, ये भी है। कौन मिनिस्ट्री से इंप्लीमेंट करता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे, ठीक है। नीड क्या है भाई? इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, एड्रेसिंग फाइनेंशियल गैप्स हो गए, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल हो गया, और जो स्मॉल बिजनेस है उनको बूस्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर पैसे हैं तो ये सारी चीजें जो फंड्स आ रहे हैं, लोन्स आ रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो रिजॉल्व हो सकती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्यों न्यूज में है? गवर्नमेंट स्टैंड अप इंडिया स्कीम सीज फ्लैट ग्रोथ इन लोन्स सैंक्शनड इन फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम में, उसमें फ्लैट देखा गया, राइज नहीं देखा गया। इस वजह से ये जो न्यूज है, ये जो स्कीम है वो न्यूज में है। अब ये जो स्कीम लॉन्च करेगी स्टैंड अप इंडिया जो है, ये स्पेसिफिकली आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है, लेकिन किसमें? वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जो बैंक लोन है वो इस स्कीम में मिलता है। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा रहा है तो बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज फंडिंग है। तो इस वजह से 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक दिया जा सकता है, जिसमें ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिशनल सेक्टर्स। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स?
ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू किया, तो बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच है वो। लेकिन यही अगर मैं गवर्नमेंट स्कीम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो ये एग्जिस्टिंग हो गया है। तो ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जहां पर कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, जो लैंड है, जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरा स्क्रैच से बनाना है, तो उसे हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? इसे सिडबी कर रही है, ठीक है, सिडबी। एलिजिबिलिटी के बारे में बात देख लीजिए। एससी हो, एसटी हो, वुमेन हो, 18 साल से जो ऊपर रहेगा वो एलिजिबल रहेगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स अवेलेबल हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या है मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है तो उसको लोन तभी मिलेगा जिसमें जो 51% जो स्टेक है वो या तो वुमेन, एससी या एसटी जो मेन बेनिफिशियरीज हैं उनके नाम पर रहेगा। एंड साथ ही साथ जो भी लोन सीक कर रहा है वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जो डिफॉल्टर है उसे क्यों ही लोन जो है वो, चाहे बैंक्स हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या एनबीएफसीज हो, वो क्यों ही देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सेंटर लॉन्चेस इनिशिएटिव टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस टू सेफ गार्ड लाइवलीहुड। ये किस स्कीम के तहत किया गया है? ये किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। संपदा योजना तो इंपॉर्टेंट है, जान सकते हैं। इसका फोकस है कि ब्रू रेवोल्यूशन पर फोकस करना है। कैसे? सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के साथ। कहां पर? फिशरीज सेक्टर में, ठीक है। कहां पर? फिशरीज सेक्टर। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस सेक्टर से रिलेटेड है? फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है। फोकस, ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन को अचीव करना है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से करना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इसमें किसान क्रेडिट कार्ड को भी इनिशिएट किया गया है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो स्कीम है ना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपसे स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रिलेटेड टू फिशरीज सेक्टर, इट फोकसेस ऑन ब्लू रेवोल्यूशन। एंड तीसरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एज वेल एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आपको लगेगा यार तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, दोनों कैसे होगा? तो 1 और 2 मार्क आ जाएंगे। फिर आंसर चेक जब आप करेंगे घर पे बैठ के, अरे यार गलत हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये दोनों है। क्लियर हो गया। और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी जान लीजिए। जो फिश प्रोडक्शन है इसको 22 मिलियन मेट्रिक टन लेके जाना है। जो ग्रॉस वैल्यू, जो जीवी है फिशरीज सेक्टर का, उसे एग्रीकल्चर के जीवीए के 9% तक लेके जाना है। जो एक्सपोर्ट है उसे डबल करना है, जो अर्निंग आ रही है एक्सपोर्ट से। एंड जो फिशर्स हैं, जो फार्म फार्मर्स हैं, इनकी इनकम को भी डबल करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखवा दिया है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 1646 projects valued rupees 31,830 crore sanctioned so far under प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा, ठीक है। तो ये स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संपदा का स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो जान लीजिए, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये कब अप्रूव किया गया था? ये अप्रूव किया गया था 2017 में, लेकिन अब इसे रीनेम किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, किसान संपदा योजना। किस पर ये फोकस कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, ये फूड प्रोसेसिंग पर फोकस कर रहा है, ठीक है, कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड फार्मर्स हैं उनको कैसे बेटर प्राइसिंग प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे जो वेस्टेज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, भैया जो फूड प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग हो रही है इसमें कई सारे वेस्टेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ये जो वेस्टेजेस होते हैं ना, इससे क्या होता है, इससे बहुत फाइनेंशियल लॉसेस आ जाते हैं। तो इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाएगा। एंड कैसे भारत के जो प्रोसेस फूड्स हैं इनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। तो ये जो है आपका टारगेट्स है या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ऑब्वियसली बात है, जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यही जो है इंप्लीमेंटिंग इंडस्ट्री रहेगी। कंपोनेंट्स एक बार देख लो, जो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हो गया, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। ये सारे जो चीजें हैं वो मेन आपके कंपोनेंट्स हैं, बहुत बेसिक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो अगर आप लाइन भी पढ़ोगे ना इस स्कीम से रिलेटेड, आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये फूड प्रोसेसिंग पर फोकस करता है।
ये आपको पता है, तो ये सारे कंपोनेंट्स अगर आप आएंगे तो आप आराम से लिंकेजेस कर सकते हो, बना सकते हो कि हाँ यार ये उसी से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा बिकम्स 34th स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत PMJ। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच स्टेट becomes the 34th स्टेट टू इंप्लीमेंट आयुष्मान भारत PMJ, तो वो उड़ीसा है। ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ जो है, ये स्टेटमेंट आ सकता है दुनिया की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, फुल्ली जो है इसे गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट हो प्रॉपरली, सारी चीजें चल रही है, इसकी देखभाल या ये कौन देखता है, इंप्लीमेंटेशन कौन देखता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जस्ट अ सेकेंड। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो इसको इंप्लीमेंटेशन देखती है इस स्कीम का, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में से जो है रजिस्टर किया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बेनिफिट्स क्या क्या है? पर फैमिली पर ईयर्स, चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन हो, 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस है वो इंक्लूडेड है। एंड अप्रैल 2020 में कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो भी आयुष्मान भारत में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन फॉर अनदर 5 ईयर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में जान लीजिए। जो नेशनल हेल्थ मिशन है सॉरी, ये आपका कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 2013 में लॉन्च हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, जो वनरेबल और जो अंडर रिजर्व्ड पॉपुलेशंस हैं, जहां पर एक्चुअल हेल्थ केयर पहुंच नहीं पा रहा है, वहां तक कैसे पहुंचाई जा सके, उस ऑब्जेक्टिव के साथ इन ईयर 2013 इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम ने जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है और जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, इन दोनों को इंटीग्रेट किया था। ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट किया था सो दैट चाहे अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल एरियाज हो, जहां पर भी अंडर रिजर्व्ड और जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वहां तक ये सारी चीजें पहुंची जा सके। अब क्योंकि 2013 से चल रहा है, तो कुछ मेजर इनिशिएटिव्स भी इस स्कीम के तहत जो है वो लॉन्च किए गए हैं, वो जान लीजिए आप। पहला है आपका जननी सुरक्षा योजना। ये क्या है? ये आपका ट्रांसफर स्कीम है, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके। आपने बॉलीवुड की पिक्चर में देखा होगा कि कोई फीमेल एक्ट्रेस है, ठीक है, शी इज प्रेग्नेंट एंड वो हॉस्पिटल जाने के बजाय घर पर ही वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। ये बहुत ही, एक तो मदर के लिए भी डेंजरस है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए भी डेंजरस है। इसी वजह से प्रॉपर डिलीवरी मेडिकल फैसिलिटीज के साथ हो, तो वो कहां पे होगी? वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर होगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के थ्रू की। तो इसी वजह से ये जो आपका जननी सुरक्षा योजना है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ आके प्रमोट करते हैं कि सेफ प्रेगनेंसी के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ ही जाना है। तो जननी सुरक्षा योजना। दूसरा इनिशिएटिव क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये क्या है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सो दैट जो भी प्रेग्नेंट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व हो सके। साथ ही साथ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंशन है वो भी बहुत ज्यादा ना हो। आज की डेट में सबसे बड़ा इशू भारत में क्या है? हेल्थ बहुत महंगा है, ठीक है, हम डरते हैं, हम लिटरली प्रे करते हैं यार कि है ना हमारी तबियत ना खराब हो। तबियत खराब होगी तो भाई जितनी सेविंग करी वो सब चली गई। क्यों? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंशन जो खर्चे वो बहुत ज्यादा है, तो वो रिड्यूस हो सके प्रेगनेंसी में, इसका फोकस करता है कौन? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और जीरो एक्सपेंस डिलीवरीज जो है इस पर टारगेट करता है, फोकस करता है। क्लियर हो गया? एक और इनिशिएटिव है, वो भी जान लीजिए। वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं जो आपको जानने जरूरी है। वो है जो लास्ट है वो आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो न्यू बॉर्न बेबीज है, ठीक है, या जो अर्ली डिटेक्शन है चिल्ड्रन में, अर्ली इंटरवेंशन पर फोकस करता है। डिटेक्ट डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिफिशिएंसीज, डिजीज, डेवलपमेंट डिलेज और डिसेबिलिटी, सब पर फोकस करता है। 6 से साल तक जो एज ग्रुप है, रूरल एरियाज और अर्बन स्लम्स, वो एलिजिबल हैं। साथ ही साथ 18 ईयर्स ऑफ जो एज के जो बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो भी जो है इस स्कीम के या इस इनिशिएटिव के एलिजिबल है, बेनिफिशियरी। क्लियर हो गया? ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बता दी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कुछ नंबर्स रिलीज किए गए थे रिसेंटली ही पार्लियामेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये नंबर आपको जानने जरूरी हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो 130 पर लाख लाइव बर्थ
जो कि आपका 2014-16 में था वो 96 पर आ गया है 2018-20 में। 83% का डिक्लाइन आया है 1990 से। जो ग्लोबल रिडक्शन है उसको भी आउट परफॉर्म कर दिया, दैट इज 45%। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में अगर हम बात करें तो वो 45 था 2014 में, 2020 में वो आ गया 32 पर। 75% का डिक्लाइन आया 1990 में, ग्लोबली कितना आया 60% का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कितना डिक्रीज देखा गया है 39 पर 1000 लाइव बर्थ, जो कि 2014 में था, वो घट के आ गया वो घट के आ गया है 28 पर 1000 लाइव बर्थ 2020 में। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, टीएफआर की बात करें तो 2.3 था 2015 में, वो 2 पर आया 2020 में, 2019-20 में। सेफगार्डिंग द फ्यूचर्स ऑफ वन मदर एंड चाइल्ड एट अ टाइम। क्लियर हो गया, ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है, इसमें डाल दिया है। और 2015 में ही 237 पर लाख आपके टीबी केसेस थे, वो घट के कितने आ गए हैं 2023 में 195 पर लाख। ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ डिक्रीज देखा गया है, लेकिन अभी भी टीबी केसेस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। स्पेशली 2020 2021 ये 2 साल ऐसे गए हैं जहां पे हमने सिर्फ कोविड पर फोकस किया, इस वजह से टीबी के केसेस और बढ़े। तो ये नंबर कम है, लेकिन फोकस अभी और करना है। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव स्कीम, ड्राइविंग टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर। ई ड्राइव, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म इसका, याद लीजिए, रख लीजिए। इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ऑब्वियसली बात है, ग्रीन ई व्हीकल्स पर हमारा फोकस किया जा रहा है, तो उसी के साथ जो है इसे लॉन्च किया गया है। 10,900 करोड़ का ये बजट है। इसमें आपको 2 व्हीलर्स भी हैं, 3 व्हीलर्स भी हैं, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस भी है, ट्रक्स भी है, और दूसरी जो ईवी जो कैटेगरीज है उनको भी इंक्लूड किया गया है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखिएगा कि फेम 2 जो है, फेम 2 का फुल फॉर्म क्या है, मुझे फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस स्कीम को रिप्लेस करके पीएम ई ड्राइव लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये कौन सी स्कीम है? जब भी इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल स्कीम्स आती है, क्लाइमेट चेंज की स्कीम्स आती है, तो मोस्टली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मींस अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कौन कौन से कैटेगरीज इसमें है? इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, रिक्शाज, एम्बुलेंस, ट्रक्स, बसेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन, टेस्टिंग एजेंसीज, ये सब कुछ है। सिर्फ वो ई रिक्शा तक लिमिटेड नहीं है, 2, 3 रिक्शाज, एम्बुलेंस, ट्रक्स, बसेस, सब कुछ। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम टू बी रिवैम्प्ड विद एनहांसमेंट, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। और ये स्टेटमेंट आई थी बजट में, जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था, तो इस वजह से ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि स्कीम, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो वो किस तरीके से उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, तो इसी के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव से ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके ड्यूरिंग द लॉकडाउन, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन इसे इंप्लीमेंट करता है? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हो गया, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, कोलेटरल फ्री वर्किंग लोन्स मिलेंगे, कैपिटल लोन्स मिलेंगे। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, ठीक है, दैट इज सिडबी। और बाकी ये अमाउंट है कि किस तरीके से होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ मैंने ऑलरेडी इसे पेस्ट कर दिया, तो आपको लगता है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यूनियन बजट 2025, फिर से बजट में अगर बात करेंगे तो स्कीम इंपॉर्टेंट हो गई है। जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028 विद एनहांस आउटले। देखिए, जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टैप्ड वाटर है वो सभी घरों तक पहुंचाई जा सके, लेकिन 2024 में टारगेट था, बिकॉज ऑफ द कोविड ये डिले हो गया, ये अभी से 2028 तक कर दिया गया है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब तक पहुंचाई जा सके रूरल हाउसहोल्ड्स में। 2024 तक इसका टारगेट था, लेकिन अभी से एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2028। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये जान सकते हैं कि कम से कम हर गांव में, हर विलेज में 5 वुमेन होनी चाहिए जो कि फील्ड टेस्ट किट्स को यूज करेंगी फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एट द विलेज लेवल। इंपॉर्टेंट, ये सारी स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि 2019, 2024 में है, 2028 तक है, ऐसा पता है। वुमेन एम्पावरमेंट से अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहां से आ सकता है, ठीक है। इस सेक्टर में जो कि थोड़ा सा मेल डोमिनेंट है, उस पर फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से हम फीमेल एम्पावरमेंट कर सकते हैं इस सेक्टर में भी। एंड साथ ही साथ जो पानी समितिज हैं, ठीक है, जो पानी समितिज हैं उसमें मिनिमम जो 50% मेंबर हैं वो वुमेन होंगी, और जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया जाएगा। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये आपके जल जीवन मिशन में पूछा जा सकता है, हर घर जल, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं,
प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा अराउंड 26 मिलियन अप्लाई फॉर सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम रिवील्स डेटा ऑनरिंग आर्टिशंस प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है आपको नाम से पता चल गया कि जो आर्टिशंस हैं, ठीक है, उन पर फोकस किया जाता है, स्किल पर फोकस किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन इंप्लीमेंट, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। ज्वाइंटली से डेवलप किया जाता है एमएसएमई के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो 3 मिनिस्ट्री जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। एमएसएमई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि पहली बात तो जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्टमैनशिप्स हैं, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, विश्वकर्मा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे इनको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो कोलेटरल फ्री लोन्स हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 1 लाख पहली बार में, दूसरे ट्रंच में 2 लाख तक, ठीक है। साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग जो है, ठीक है, स्टाइपेंड भी इसमें मिलता है और स्किल ट्रेनिंग भी मिलती है। एंड इसमें 18, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, 18 ट्रेडिशनल जो ट्रेड्स हैं, रूरल एरियाज हो अर्बन एरियाज हो, सब में कवर किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 है, 18 से 20 है, कहीं 18 था कहीं 25 है, तो दोनों नंबर ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उससे रिलेटेड ये न्यूज है। गवर्नमेंट अनाउंसेस गाइडलाइंस फॉर फंडिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऑब्वियस बात है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इस पर फोकस किया गया है। 2023 में से लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री से जो है इंप्लीमेंट करती, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें 5 मिलियन टन्स जो है, 5 मिलियन टन्स जो है वो हमें ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है अपनी कंट्री में साल 2030 तक। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दैट इज साइट, SIGHT। ये आपसे पूछा जा सकता है कि साइट इनिशिएटिव्स, ठीक है, या तो साइट का फुल फॉर्म क्या है। साइट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोलाइजर्स और ग्रीन अमोनिया के लिए, ठीक है। साइट्स प्रोग्राम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन, एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करता है। क्लियर हो गया। तो साइट का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साइट मिशन या इनिशिएटिव किसके तहत आ रहा है। बाकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, सारी चीजें इसमें जो मैंने बताई हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फेज याद रखिएगा, पहला फेज है 2022 से लेके 2026 तक और पहला फेज, दूसरा फेज कब है, 2026 से लेके 2030 तक में। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। ये सब काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। एंड प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए मैं पता है आपको करंट से क्यों रिलेट कर रहा हूं कि ये मैं स्कीम क्यों उठा रहा हूं। इसका रीजन ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे तो बहुत स्कीम आ रही ना, कितनी स्कीम्स चल रही है, पहले की भी स्कीम्स आ रही है, स्कीम्स भी आ रही है, लेकिन जो करंट की स्कीम्स हैं वो आपको छोड़नी नहीं है, वो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको समय मिले तो अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप और स्कीम्स पर भी कर सकते हैं फोकस, ठीक है, लेकिन ये तो करना ही करना है। नेक्स्ट स्कीम, लोथल टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट स्कीम आ रहा है, थोड़ा सा जो है इसमें मिल गया है, मैं रीड कर देता हूं। फीचर्स क्या है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के। ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम, ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनाना है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। भैया हमारी मैरीटाइम, ठीक है, जो हमारा मैरीटाइम पे जो इन्फ्लुएंस था, अगर हम एशियंट इंडिया में जाते हैं, हम मराठास की बात करते हैं, हम चोलास की बात करते हैं, वहां पे एक हमारा डोमिनेंस रहा था मैरीटाइम में, ठीक है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम हिस्ट्री रही है, भारत की एक रिच मैरीटाइम हिस्ट्री रही है। तो ये म्यूजियम का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम अपनी इस रिच मैरीटाइम हिस्ट्री को इंटरनेशनली जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ये सारी चीजें हम बता सके। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका पार्ट है, ये आपका सागरमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये कहां पे ओपन हुआ है। पहली बात तो ये लोथल में हुआ है, ठीक है, लोथल में हो रहा है। जो रिच मैरीटाइम हिस्ट्री है इस पर फोकस किया जाएगा इंटरनेशनल टूरिस्ट को। और साथ ही साथ ये किसके तहत आता है, ये आपका सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत आ रहा है। क्लियर हो गया। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है
ये आपका 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो हमारे कोस्ट लाइन है उसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। एंड सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भी बनाया गया, जिसका काम है सारी चीजें इंप्लीमेंट करें। एंड फोकस क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो पोर्ट का एरिया कैसे हम उसे इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं। जो कोस्टल कम्युनिटी है उसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो कोस्टल शिपिंग है उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, पोर्ट को मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो पोर्ट्स है उसे मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, एंड पोर्ट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से, सो दैट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रहा है, इसे हम रिड्यूस कर सके एंड जल्दी इसे डिलीवर भी किया जा सके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेकर्स ऑफर नॉमिनल डिस्काउंट फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स। तो आपका वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है ये न्यूज में है। तो इसका सिंपल फंडा, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका सिंपल फंडा है कि भाई जो गाड़ी पुरानी हो जाती है वो उससे बहुत पोल्यूशन निकलता है, तो उसे हम कैसे स्क्रैप कर सकते हैं उस पर फोकस करता है। 4 कैटेगरीज हैं, एक इसमें प्राइवेट व्हीकल है, एक इसमें कमर्शियल व्हीकल है, एक इसमें गवर्नमेंट व्हीकल्स है, एक इसमें आपका विंटेज व्हीकल्स है। तो जो आपकी प्राइवेट व्हीकल्स है, ठीक है, 15 साल में, ठीक है, 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है, 15 साल में ऑल प्राइवेट कार्स मस्ट अंडरगो अ फिटनेस टेस्ट आफ्टर 15 इयर्स। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, और जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है, इस साल आपने गाड़ी खरीदी तो 2040 में आपको फिटनेस टेस्ट देना होगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट क्लियर करती है, आपकी गाड़ी टेस्ट क्लियर करती है तो 5 साल का वैलिड जो है वो रिन्यूअल हो जाएगा कि 5 साल तक और आप जो है इस गाड़ी को रन कर सकते हो, एंड फिर फर्दर आपके फिटनेस टेस्ट होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स का सीन क्या है, कमर्शियल व्हीकल का सीन ये है कि पहले 8 सालों तक हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट करना है, 8 साल के बाद हर 1 साल में करना है, जब तक 15 साल नहीं हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट व्हीकल का सिंपल कंडीशन है, 15 साल आते ही सारी गवर्नमेंट व्हीकल्स को स्क्रैप कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो विंटेज व्हीकल्स हैं, जैसे विंटेज व्हीकल्स होती है ना, 60s की गाड़ी, 70s की गाड़ी, इन पर ये अप्लाई नहीं होता है। आप कहेंगे क्यों नहीं होता है, वैसी बात है, जो विंटेज गाड़ियां होती हैं एक तो बहुत लिमिटेड लोगों के पास होती हैं, एंड उसे बहुत ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता। इट्स अ काइंड ऑफ इट इज अ स्टेटस सिंबल, ठीक है, एक वो शो के लिए रहता है, स्टेटस सिंबल है कि यार मेरे पास 60s की गाड़ी है, आई हैव अ एम्बेसडर, आई हैव अ मर्सिडीज ऑफ 70s डेकेड, तो ये उससे बहुत ज्यादा आप क्या ही चलोगे, वो एक स्टेटस सिंबल होता है। क्लियर हो गया। तो विंटेज व्हीकल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट स्कीम, शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस नई चेतना कैंपेन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस। अब ये जो नई चेतना, ये किसके तहत लॉन्च हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपको तो सबसे पहले जानना है कि नई चेतना किसके तहत है, इस स्कीम के तहत है, एंड ये किसको टारगेट करता है, जेंडर वायलेंस, जो कि हमारे भारत देश में या इवन ग्लोबली एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको ये टारगेट करता है कि कैसे हम जेंडर रिलेटेड वायलेंस को खत्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए। अब हम बात करेंगे, क्योंकि स्कीम किसके तहत लॉन्च हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत। तो ये ऑब्वियसली बात है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये 2011 में लॉन्च हुआ था, और इसका सिंपल सा फोकस है कि किस तरीके से हम लाइवलीहुड, इंप्रूव्ड एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो रूरल पुअर हैं उनको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। इट एम्स टू एलिमिनेट दी रूरल पावर्टी को एनहांस, रूरल पावर्टी को कैसे हम एलिमिनेट करें, इस पर फोकस करता है। साथ ही साथ एलिमिनेट तो कर देंगे, लेकिन फिर एम्पावर्ड क्या कैसे करेंगे उस पर भी फोकस है। और ये कुछ आपके इनिशिएटिव्स हैं, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो कि आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर टेक्निकल करना हो तो पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा जो फेज है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है, ये आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन कौन सी फेज है, कब कब लॉन्च हुई, सिर्फ याद रखना है। पहला फेज 2000 में, दूसरा फेज 2013 में, ठीक है, तीसरा फेज आपका 1.25 लाख किलोमीटर ऑफ रूरल रेट और रूरल रोड, ठीक है, फिर आपका ग्राम्स भी आ रहा है। एंड अब जो है वो लॉन्च किया गया है किसमें, 500 प्लस प्लेन्स में, 250 प्लस नॉर्थन ईस्टर्न हिल स्टेट्स और लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज में भी, ठीक है, जो LWE अफेक्टेड एरियाज है, ठीक है, जो नेक्सलाइट एरियाज है उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये 4 फेज है इसमें, इसके अलावा आपको याद नहीं कुछ रखना है। नेक्स्ट स्कीम है, कैबिनेट अप्रूव्स द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम, नेमली विज्ञान धारा। तो जो भी नई स्कीम्स है उस पर तो ध्यान देना ही देना है। ये विज्ञान धारा है, विज्ञान धारा ऑब्वियसली बात नाम आ रहा है कि किस तरीके से हम रिसर्च, इंडिजीनियस एडवांसमेंट और साइंटिफिक प्रोग्रेस कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, सोसाइटी के पास एक अपना ज्ञान है, ठीक है, एक्चुअल एक साइंटिफिक नॉलेज होती है, इसके बीच में जो गैप है इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इस पर भी जो है आपका
जो विज्ञान धारा स्कीम है वो आपका फोकस करेगा, ठीक है। इट विल प्रमोट एसएनटी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है फोकस में की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये भी ध्यान ले लीजिए। कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमें जो इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी उस पर फोकस किया जाएगा। R&D बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सेगमेंट्स है या फैक्टर्स हैं फॉर इंडियाज टू गेट प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होगा। भाई यूएस में किस तरीके से काम हो रहा है, इजराइल में किस तरीके से हो रहा है, फ्रांस में किस तरीके से हो रहा है, तो जब हम इंटरनेशनली कोलैबोरेट करते हैं तो हमें वहाँ की भी नॉलेज होती है, वो फिर हम अल्टीमेटली हम अपने भारत में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। CIC कांट कमेंट ऑन हाउ MPs स्पेंड देयर MP लैक्स फंड, दिल्ली हाई कोर्ट। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर किसी स्कीम के बारे में बात करी है तो भैया ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये MP लैक्स पे वैसे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुके हैं, लेकिन तब भी क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्कीम का नाम लिया है तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। 1993 में आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका सिंपल फंडा है कि जो भी MPs हैं, जो भी MLAs हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा, उस अमाउंट से वो अपने एरिया में डेवलपमेंट काम इनिशिएट कर सकते हैं। बस ऑब्जेक्टिव यही है। अब इसमें क्या क्या है, क्या कैसे कैसे फंड है ये जान लीजिए। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हें 5 करोड़ जो है 2011-12 से प्रोवाइड किया जाता है। ये जो फंड है ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2.5 करोड़, मतलब 5 करोड़ है तो 2 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर मिलता है, 2.5, ठीक है। जो फंड्स होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, ठीक है। आपको फंड यूटिलाइज करना ही करना है जिस डेवलपमेंट पर है। एंड साथ ही साथ जो फंड अलोकेट हुए हैं उसका 15% आपका SCs, ठीक है, और जो 7.5% है वो STs के एसेट्स को क्रिएट करने पर बिल्कुल खर्च होना चाहिए। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, सब याद रखना आपको, ठीक है। फिर जो MP है वो एनुअली 25 लाख जो उनको अमाउंट मिल रहा है उसका 25 लाख वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर भी एलोकेट कर सकते हैं नेशनल यूनिटी के लिए। एंड साथ ही साथ अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आया, सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, तो ऐसे में 1 करोड़ तक भी वो अमाउंट जो है वो MPs अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। ये आपका जो मनरेगा है उसके साथ भी कन्वर्ज किया गया है और साथ ही साथ खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है इसमें भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, सो दैट ये जो MPs को पैसे मिल रहे हैं वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करें, क्योंकि स्पोर्ट्स पर भी आज की डेट में फोकस काफी है भारत का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट और आज की जो लास्ट स्कीम है वो है आपका PM लॉन्चेस धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान फ्रॉम हजारीबाग झारखंड ऑन 2 अक्टूबर 2024, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। तो ऑटोमेटिकली ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि ये कि कैसे हम ट्राइबल एरियाज को एम्पावर कर सकते हैं, उस पर फोकस करता है। जो भी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ट्राइबल विलेजेस में उनको सही करेगा ये, ठीक है। ये बजट 2024-2025 में अनाउंस किया गया था एज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। नोडल एजेंसी कौन है, ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। एंड इस पर फोकस किया जाएगा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज PVTG पॉपुलेशन पर, ठीक है। तो इस पर भी काफी फोकस किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम्स थी 30 to 35 जो भी आपकी लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर्स में रही है, मैंने समझाने की कोशिश करी है। प्रिलिम्स ओरिएंटेड जो भी चीजें आ सकती हैं मैंने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ जाइएगा, लेक्चर्स जो PDF है वो मैं यहीं पर शेयर करूंगा, तो यहाँ जरूर से जुड़ जाइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।